प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद की बात जो हम पूर्व से जानते आ रहे हैं उसी पर अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। पिछली बार हमने प्रयोगवादी कविताओं की भावगत विशेषताओं को जान लिया था। आज हम कला पक्ष पर ध्यान रखेंगे कि प्रयोगवादी कविताओं की कलागत विशेषताएं क्या रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भावगत विशेषताओं में एक नवीनता थी इन कविताओं में, उसी प्रकार कलागत विशेषताओं में भी नवीनता हमको दिखाई देती है। और वो नवीनता आपको हर क्षेत्र में दिखाई देती है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो प्रतीक हो, चाहे वो चिन्ह हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, उन सब में हमको दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रयोगवादी काव्य धारा रही वो शिल्प में अपनी पूर्ववर्ती जो प्रगतिवाद और छायावाद था उनसे पूरी तरह से अलग रही। अब चाहे वो छंद हो, चाहे भाषा हो, अलंकार हो, प्रतीक हो, बिंब विधान हो, इन सभी में इसने अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से बिल्कुल अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश की। और यही इस युग की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है, सर्वप्रथम विशेषता आप कह सकते हो। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, ये जो है सर्वथा व्यक्तिक प्रयोग भाषा का करते हैं। वैयक्तिक प्रयोग भाषा का ये लोग करते रहे और यही कारण रहा कि ये कभी भी जो शब्द की प्रचलित व्यंजना थी या अभिधागत अर्थ था, उस तरह का सामान्य लक्षण जो है, सामान्य अर्थ जो है, उसका ग्रहण नहीं करते थे। ये पसंद नहीं करते थे इस चीज़ को कि जैसा पुराने समय में शब्द के अर्थों को लिया जा रहा है उसी तरह से हम प्रयोग इसमें करें। तो वहाँ इन्होंने अपने आप को अलग रखा और ये विशेषता ही इनकी जो है इनको सबसे अलग ले जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं भाषा पर। इसकी क्या खासियत थी कि प्रयोगवादी कवि शब्द के साधारण अर्थ से बड़ा अर्थ उसमें भरना चाहते थे। अर्थ तो सामान्य है, लेकिन कवि की कोशिश ये रहती थी कि जो अर्थ चलन में हम उससे कोई बड़ा अर्थ दें उस शब्द को। ये कोशिश इस युग के कवियों की चलती रही थी और इस कारण से प्रयोगवादी जो काव्य धारा थी उसमें कहीं कहीं भाषा सौंदर्य का सुंदर प्रयोग भी हमको दिख जाता है। कई बार सुंदर की जगह असुंदर भी हो जाता है, क्योंकि प्रयोग हमेशा सफल नहीं होते, कहीं उनमें कमियां भी रह सकती है। जैसे गिरजा कुमार माथुर की एक कविता का कुछ अंश मैं आपको बताता हूँ। सोनी आधी रात चांद कटोरों सी सिकुड़ी कोरों से, मंद चांदनी पीता लंबा कोहरा सिमट सिमट कर। और इसमें सौंदर्य भी है और काफी अच्छी कविता लगती है पढ़ने वाले को। अब हम कह सकते हैं कि यद्यपि प्रयोगवादी कवियों ने बहुधा जो भाषा का प्रयोग किया वो आकर्षक ही रहा, लेकिन कहीं कहीं इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो विलक्षण स्वच्छंदता थी, अर्थात बंद कर नहीं रहने की जो प्रवृत्ति थी, उसके कारण कहीं कहीं व्याकरणगत जो रूप भाषा का था
उसकी अवहेलना भी इनके काव्य में मिल जाती है। हमेशा ही व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग नहीं किया, उसका उल्लंघन भी कर दिया, उसकी अवहेलना भी कर दी। उदाहरण के लिए मैं आपको रघुवीर साहे की एक कविता की कुछ पंक्तियां बताता हूं। शक्ति को बल दो पिता, जब दुख के भर से मन थकने आया, पैरों में कुली की सी लपकता बाल छटपटाहट, लपकती बाल छटपटाहट। अब देखिए, यहाँ व्याकरण का कहीं भी समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है और उसकी अवहेलना हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें एक सौंदर्य हमको दिखाई दे जाता है। अब यदि मैं इन दो उदाहरणों से या इन दो बातों से ये कहूँ या आप ये अभिप्राय निकालें कि प्रयोगवादी काव्य की जो भाषा है वो मूल्यहीन है या अर्थहीन है, तो वो उचित नहीं होगा। उसके अलावा उसमें गति के स्थान पर ठहराव तथा सहजता के स्थान पर दुर्बोधता ही है। ठहराव भी है और दुर्बोधता भी है, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। क्यों? कि प्रयोग है तो प्रयोग में उलझने भी होगी। क्योंकि उलझने होंगी तभी उन उलझनों को दूर करने के प्रयास होंगे। तो इन कवियों में जो सामाजिक तौर पे जो उलझने थी, उन उलझनों को उन्होंने काव्य में लिया और फिर उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी आपको प्रयोगों के माध्यम से मिलती है। तो इसलिए थोड़ी सी दुर्बोध इनकी भाषा हो गई है। और विचार पूर्वक यदि हम देखें तो बहुत से स्थानों पर आपको इनकी कविताओं में भी व्याकरण की शुद्धता मिल जाती है, जिसे कि हम प्रशंसनीय कह सकते हैं कि नया प्रयोग करते हुए भी व्याकरण का ध्यान इन लोगों ने रखा। और यहाँ उनमें स्वाभाविक जो माधुर्य होता है वो भी मिल जाता है। इनकी व्यंजना जो है वो भी अनुपम मिलती है। सरस शब्दावली जो है वो भी हमको इनकी मिल जाती है। भवानी शंकर मिश्र की एक काव्य की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इस बारे में आप देखेंगे कि कितना माधुर्य इनमें है। पी के टूटे आज प्यार के पानी बरसा रे, हरियाली छा गई हमारे सावन सरसारी, बादल आए आसमान में धरती फूली री, अरी सुहागिन भरी भौम में भूली भूली री, बिजली चमकी भाग सखीरी दादुर बोले री, अंध प्राण हो बहो उड़े पंछी अनमोल री। तो कितना माधुर्य है इस कविता में। तो ये नहीं कह सकते कि इस युग की भाषा में कोई अर्थ नहीं था या बहुत अधिक कठिन ही थी, इनमें कोई माधुर्य नहीं था। तो वो सब चीज़ें भी थी, लेकिन प्रयोग करते समय कहीं न कहीं विचलन आ जाता है और फिर वापस कविता रास्ते पे आ जाती है, ये हम कह सकते हैं। अब आते हैं इन कविताओं के छंद विधान पर। प्रयोगवादी कविताओं का छंद विधान कैसा रहा? निश्चित तौर पर जो नवीनता की एक झलक इनकी थी वो छंद विधान में भी हमको दिखाई दे जाती है। तो क्या दिखता है इनके छंदों में? नवीनता है। और इन्होंने क्या है कि शब्द की लय के स्थान पर, शब्द के लय के स्थान पर अर्थ की लय का ध्यान रखा। अर्थात शब्दों का कविता में लय की तरफ इनका ध्यान नहीं रहा, बल्कि अर्थ निकलना चाहिए और अर्थ एक दूसरे से जुड़ करके एक लय पकड़ना चाहिए। वो इनका एक अधिक ध्यान उस तरफ इनका रहा था। और इसके साथ साथ छंदों के प्रयोग में मुक्त छंदों का प्रयोग अधिक रहा। अर्थात छंद मुक्त कह सकते हैं इसको, छंद मुक्त काव्य इनका अधिक रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन प्रयोगवादी कविताओं में इन कविताओं का जो भाषा है, इन कविताओं का जो छंद विधान है, वो गद्य के समीप
अधिक ले गया इस कविता को। जैसे एक उदाहरण देखिए, जो गजानन माधव मुक्तिबोध की है कविता। कर सको घृणा क्या इतना, रखते हो अखंड तुम प्रेम, जितनी अखंड हो सके घृणा उतना प्रचंड रखते क्या जीवन का व्रत नेम। प्रेम करोगे सतत की जिससे उससे उठ ऊपर बह लो। तो प्रेम और घृणा के संदर्भ में कवि अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। और यहाँ देखिए, छंद मुक्त है कविता, लेकिन लय इसमें फिर भी है। भावनाओं का लय, भावनाओं की लय है, अर्थ की लय है। अब आते हैं हम एक बिंब विधान और प्रतीक उपमानों में नवीनता की तरफ। पुराने समय में प्रकृति से संबंधित उपमान, प्रतिमान, प्रतीक लिए जा रहे थे, लेकिन इस युग के कवियों ने नूतन प्रयोगों को अपना लक्ष्य माना और अपनी कविता में नए नए बिंबों, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया। उपमानों का जो नए नए थे उनका प्रयोग किया। और इस बारे में विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो साधन वैज्ञानिक काम में ले जाए या जो यंत्र काम में ले जा रहे हैं जीवन को सरल बनाने में या कठिन बनाने में, जो भी विषय कवि लेके चलता है उनका प्रयोग काफ़ी हद तक किया जाने लगा। तो इस प्रकार से प्रतीक और बिंबों का प्रयोग जो है इस युग की कविताओं में, वो एक आवश्यक विषय वस्तु के रूप में जाना जाने लगा। और नवीन प्रतीकों के अन्वेषण में इस युग का कवि लगा रहा। और ये जो नवीनता इसकी है वो हम अलग अलग देखते हैं। प्रतीकों में आप देखिए, एक प्रतीक की पंक्ति में आपको बता रहा हूँ, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। पुराने ज़माने में बल्ब थे ही नहीं, लेकिन आधुनिक युग में बल्ब आ गए। तो बल्ब जिस तरह से अचानक फ्यूज हो जाता है, रोशनी खत्म हो जाती है, उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, उसी तरह से प्यार का भी बल्ब मान लिया। प्यार को क्या मान लिया? बल्ब मान लिया, और वो फ्यूज हो गया। देखिए, एक वैज्ञानिक यंत्र है बल्ब। तो जब लिखी गई थी तब बल्ब भी एक बड़ी चीज़ थी। मेरे को ध्यान है, मेरा बचपन, उस समय बल्ब नई चीज़ होती थी। नए उपमानों की तरफ जब हम जाते हैं तो देखिए, 2-3 पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ। थर्मामीटर के पारे सी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती हैं। थर्मामीटर में जैसे पारा चढ़ता उतरता है, भावनाएं भी उतरती चढ़ती हैं। देखिए, तुलना थर्मामीटर से की है। उपमान क्या दिया? नया। ये भी वैज्ञानिक यंत्र है। थकी हुई अस्पष्ट धुन सी जिसकी जिंदगी है। देखिए, यहाँ पुरानी जो चीज़ है वो भी यहाँ आ गई है। प्यार का नाम लेते हो बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ हैं जो मैंने आपको बताई है। तो देखिए, इसमें प्रतीक हो चाहे उपमान हो, दोनों की नवीनता आपको इसमें दिखाई दे जाती है। बिंबों का भी जहाँ तक सवाल है, बिंब में भी नए बिंब काम में लेने लग गए थे इस युग के कवि। जैसे कोठरी में दीप की सी सेकती ठंडा अंधेरा, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा। ये भी नवीन प्रयोग इस युग में बिंबों के रहे हैं। और इसके अलावा नए नए शब्दों का प्रयोग किया, नए नए शब्द गढ़े गए। बोलचाल के शब्दों को भी ग्रहण किया गया, विदेशी भाषा के शब्दों को भी ग्रहण किया गया, अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी भाषा के रूप में किया गया, जिनमें से मैं कुछ का आपको उदाहरण बताता हूँ। बोलचाल के शब्दों में है मटियाली जैसा शब्द काम में लिया गया, फफूंद जैसा, ललोई, दुधारू, बुनगे, अंदेशे, बिटिया, ठहराव इत्यादि इत्यादि। विदेशी शब्दों में जो है ये है क्रूसेड टाउन,
क्यूब, ऑटोग्राफ, नार्सिसस, जाओकून, फिनिक्स इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। अप्रचलित शब्दों में निर्व्याख्या, विश्वत, अस्मिता, ईप्सा, क्लिन्न, समवाय, विकीर्ति इत्यादि इत्यादि जो शब्द आमतौर पर चलन में नहीं थे, उन शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगा। जैसे विपर्यास या पारामिता, ये इनका भी प्रयोग इस युग की कविताओं में किया गया। तो शब्दों में नवीनता थी, तो ये शब्दों तक ही सीमित नहीं रही, शब्दों के अलावा भी नए प्रयोग किए जाने लगे। कुछ प्रतीक चिन्हों का ही प्रयोग किया जाने लगा। जैसे तीर के चिन्ह बना दिए, त्रिशूल का चिन्ह बना दिया, हाय के लिए किसी चीज को कर दिया। तो भाषा का प्रयोग न करके और ये प्रयोग कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूं वो चिन्ह। जैसे ये देखिए, ये कुछ चिन्ह हैं। तो इस तरह से चिन्हों का प्रयोग करके भी कविताएं लिखी गई हैं। तो इन चिन्हों के माध्यम से भी बहुत सी भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाने लगी। और ये इन बड़े बड़े कवियों की नहीं, मैं तो अपनी बात बताता हूँ। 10वीं कक्षा की मेरा एक मित्र था जो इसी तरह के प्रयोग 10वीं कक्षा में कर रहा था, और वो भी बड़ा साहित्यकार हो सकता है, बन गया हो आज, नाम नहीं लूँगा। तो अब आप देखिए कि इन कविताओं में खूब नवीनताएं मिली। लेकिन नवीनता होने के बावजूद, हालांकि कुछ लोग इस नवीनता के कारण इसकी आलोचना भी करते हैं कि इन्होंने काव्य का स्तर जो है वो गिरा दिया, कविताओं को भौतिक बना दिया, मानसिक न रख करके। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि जब कोई नई चीज़ आती है, नई बातें खोजी जाती है, तो उसमें कहीं कहीं बिगाड़ आ जाता है, लेकिन उसमें अच्छी बातें भी बहुत सी होती है और हमें उन अच्छी बातों को पकड़ना चाहिए। तो आज हम यहाँ काव्यगत विशेषताओं के बारे में जान लिए हैं। आगे के व्याख्यान में हम इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।